नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान। चैप्टर 5 आधारित है आपके औद्योगिक खनन और आर्थिक वृद्धि पर। ठीक है, तो एक सेशन इसका कंप्लीट हो चुका है, दूसरा सेशन है इस क्लास का। तो इस सेशन में अपन सबसे जो महत्वपूर्ण पोर्शन है इसका राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम और राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, तो महत्वपूर्ण स्कीम्स या योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, तो इन दोनों को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और इनसे क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मतलब प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बन सकते हैं और किस तरह से इसको मेंस में पूछा जा सकता है आंसर राइटिंग में, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2024 में। ठीक है, तो इसमें क्या सरकार का इसका उद्देश्य है, क्या इसमें प्रोत्साहन दिए गए हैं सरकार के द्वारा, ये दोनों बातें और इनसे क्या आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में। मेंस में अपन से डायरेक्ट पूछा जा सकता है एक्सप्लेन राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2024, तो इसमें हमें किस हिसाब से इसका आंसर राइटिंग करनी है, ये सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है भाई, निवेश प्रोत्साहन, राज्य में निवेश को बढ़ावा देना। राज्य में निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार के अवसर जनरेट होंगे। रोजगार के अवसर क्यों जनरेट होंगे, क्योंकि नए उद्योग धंधे स्थापित होंगे और जो पुराने उद्योग धंधे हैं उनको विकसित किया जाएगा। ठीक है, आर्थिक समृद्धि होगी और राज्य में नए उभरते हुए सेक्टर्स हैं। राज्य में नए उभरते हुए सेक्टर्स जैसे सौर ऊर्जा है, चाहे इन नई साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार क्या चाहती है, राज्य में सरकार चाहती है निवेश को बढ़ावा मिले। ठीक है, निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए और सरकार का मुख्य फोकस है वो उद्योग पर है कि उद्योगों को हमारे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो कहीं अधिक है उद्योगों की तुलना में, तो उद्योगों का बढ़ना बहुत आवश्यक है। और अगर उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो ये दोनों जो सेक्टर्स हैं इनका भी डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है भई 8 अक्टूबर 2024 को ये योजना प्रारंभ की गई। डेट हमें याद रखनी है कब, 8 अक्टूबर 2024। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, पहला ही क्वेश्चन कि भई रिप्स योजना कब प्रारंभ की गई, तो 8 अक्टूबर 2024 को ये योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, ये पॉलिसी कब जारी की गई, 8 अक्टूबर 2024 को। थीम जो है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होगा कि इसकी थीम क्या है? भाई देखिए, एनेबलिंग ग्रीन, ग्लोबल और कैपेबल राजस्थान। तो जो हमारा निवेश है वो किस क्षेत्र में होना चाहिए और राजस्थान किस थीम पर डेवलप करना चाहिए, उद्योग धंधे किस दिशा में अग्रसर होना चाहिए, तो ये है एनेबलिंग ग्रीन, मतलब हरित विकास होना चाहिए। ठीक है, हरित विकास होना चाहिए, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे आज की डेट में एनर्जी सेक्टर का ये पॉइंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रीन एनर्जी की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। राजस्थान में तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र वैसे अग्रणी है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास, इन सबका हमें उपयोग करना है। ग्रीन डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब वैश्विक रूप से जो हमारे उद्योग धंधे हैं, उद्योग हैं या वो कैसे होने चाहिए, ग्लोबली डेवलप होने चाहिए। ग्लोबली मतलब एक तो जैसे निवेश है, निवेश की बात है तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मतलब वैश्विक स्तर पर ये होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात करें तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वो हमारे यहाँ आए निवेश करने के लिए, ये एक प्रमुख बात है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो विदेशों से, हमारा जो निर्यात है वो भी बढ़े, तो ये सारी चीजें हमें ग्लोबल स्तर पर देखनी है। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा है कैपेबल राजस्थान। कैपेबल राजस्थान का मतलब है कि कार्यबल, कार्यबल मतलब लोगों की सक्षम कितने हैं, कौशल विकास पर ध्यान देना है। लोगों का जो कौशल विकास है, स्किल डेवलपमेंट है, वो भी ग्लोबली होना चाहिए। मतलब आज की उद्योग धंधों के क्षेत्र में जो आवश्यक नॉलेज है वो उन्हें होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को ऑटोमोबाइल इंजीनियर है तो उसको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। हो सकता है आने वाले 10 वर्ष में कंपनी क्या प्लान कर रही है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, तो जो कॉलेज से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आपके इंडस्ट्री और जो एजुकेशन है उसका दोनों का जुड़ाव होना चाहिए। तो इस तरह से ये क्या होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। इस प्रकार हमें थीम याद रखनी है, एनेबलिंग ग्रीन, ग्लोबल और कैपेबल राजस्थान। ठीक है, चलिए अब क्या उद्देश्य है, उद्देश्य क्लियर है, सतत आर्थिक विकास होगा, सतत आर्थिक विकास होना चाहिए, रोजगार सृजन होगा इससे, और रोजगार सृजन होगा तो आप देख सकते हैं औद्योगिकीकरण में अग्रणी बनाना है। राज्य को औद्योगिकीकरण में अग्रणी बनाना है, कैसे, सतत औद्योगिक विकास होना चाहिए, सतत आर्थिक विकास होना चाहिए, रोजगार के अवसर सृजन होने चाहिए और औद्योगिकीकरण का राज्य को हब बनाना है। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा प्रमुख जो उद्देश्य है इसका, वो विनिर्माण सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, सर्विस सेक्टर में और सनराइज इंडस्ट्री जो उभरते हुए क्षेत्र हैं उसमें
एमएसएमई को प्रोत्साहन देना है, स्टार्टअप्स, नए जो स्टार्टअप्स लग रहे हैं उसको भी प्रोत्साहित करनी है, औद्योगिक अवसंरचना का निर्माण करना है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है, जैसे सरकार के द्वारा विभिन्न विभिन्न इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल नए-नए क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, तो ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, आर-एन-डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ध्यान देना है, जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स स्थापित करने हैं, जैसे एक ही क्षेत्र में कोई ऐसा सेंटर बना दिया जिससे बहु सारी कंपनियों के काम हैं वो एक साथ वहाँ हो जाए, मतलब कि बहुत सारी कंपनियों को कोई परमिशन लेनी है तो उनका वो काम भी एक जगह से हो जाए। ठीक है, इस तरह से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, परीक्षण प्रयोगशालाओं को कवर करती है, तो ये हमें याद रखना है। तो पहला पॉइंट हमें सतत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, ठीक है, और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। किन किन क्षेत्रों में बढ़ावा देना है, तो प्रमुख रूप से देखो विनिर्माण है, सेवा क्षेत्र है, अगला आपका क्या है, एमएसएमई है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, औद्योगिक अवसंरचना है, आर-एन-डी, और आपके जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को कवर करती है ये। ठीक है, फिर योजना में हमने देखा हरित विकास, पहला ही है एनेबलिंग ग्रीन, निर्यात संवर्धन और क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। निर्यात को प्रोत्साहित करना है, हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट की बात की गई है, क्षमता निर्माण मतलब कैपेबिलिटी की बात की गई है, कौशल विकास डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, इन पर यह बल दिया गया है, तो ये हमारे क्या है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन इसको थोड़ा-सा जब आंसर लिखेंगे तो हमें याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं क्या-क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं, किस-किस तरह से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, क्या-क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए कि विनिर्माण क्षेत्र में न्यूनतम 50 करोड़ और एमएसएमई हेतु 25 करोड़ रुपए निवेश पर प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है? अगर निवेश करना है, तो आपको निवेश की बताई गई कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, विनिर्माण सेक्टर में आपको मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये याद रखनी है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में न्यूनतम कितना निवेश करना आवश्यक है? तो ये राशि हमें पता होना चाहिए कि भाई न्यूनतम निवेश विनिर्माण क्षेत्र में 50 करोड़ होना चाहिए। अब इसमें एक कैटेगरी और बना दी, इसी में कि अगर आप एमएसएमई में निवेश करते हो, तो यहाँ से हमें याद रखना है कि भाई एमएसएमई में क्या प्रावधान है, एमएसएमई में हमें 25 करोड़ रुपए की राशि निवेश करनी रहेगी। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हमें ये हो गया, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। फिर बात की गई अगली सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में न्यूनतम 25 करोड़ की बात की गई। फिर यहाँ से हमें याद रखना है कि भाई सेवा क्षेत्र में क्या प्रावधान किया गया है, तो सेवा क्षेत्र में बात की गई है अगेन 25 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। और फिर अगली बात करते हैं, सेवा सेक्टर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग से प्रावधान किया। अगर आप टूरिज्म के सेक्टर में निवेश करते हैं, पर्यटन में, तो इसके लिए आपका न्यूनतम निवेश कितना होना चाहिए? 10 करोड़, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। पर्यटन में हमारे कितने हो गए? 10 करोड़ रुपए ये हो गए। तो ये हमें चारों राशि याद होनी चाहिए। विनिर्माण के क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए, इसके विनिर्माण में ही अगला सेक्टर है एमएसएमई, एमएसएमई में 25 करोड़ रुपए, फिर सेवा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए है, और अगेन आपके पर्यटन के क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए हमें निवेश करना आवश्यक है। न्यूनतम निवेश की बात की गई, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा? अब जो इतना निवेश किया है, उसके बाद जो पात्र इकाइयाँ हैं, उन पात्र इकाइयों को 7 वर्षों तक राज्य कर की 75% तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, ठीक है। क्या होगा? जिन संस्थाएँ जो पात्र हैं, इसके लिए पात्र हैं, जिन्होंने निवेश किया है, तो उनको 7 वर्षों तक, 7 ईयर्स तक 75% एसजीएसटी में क्या होगी? प्रतिपूर्ति दी जाएगी। राज्य करों की 7 वर्षों तक 75% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी, ठीक है। इकाइयाँ पूंजी अनुदान या टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन का विकल्प भी चुन सकती हैं, ठीक है। एक तो ये है कि भाई 7 वर्षों तक राज्य कर की 75% पूर्ति की जाएगी। इसके अलावा टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन को भी चुन सकते हैं। टर्नओवर मतलब जैसे किसी कंपनी का 1000 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसके ऊपर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर छूट दी जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा, वो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्या है आगे? फिर ये जो प्रोत्साहन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के 10 वर्षों तक वितरित किया जाएगा। अब ये जो प्रोत्साहन राशि इनको दी जाएगी, ठीक है? ये जो प्रोत्साहन राशि है, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के 10 वर्षों तक वितरित की जाएगी। मतलब जैसे किसी इंडस्ट्री में निवेश किया, तो ऐसा नहीं है कि आज निवेश कर दिया, हमें आज से मिल जाएगी। जिस दिन उस फैक्ट्री में, कंपनी में उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा, उस उत्पादन के 10 वर्षों तक वो राशि हमें प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी, ठीक है? और क्या लाभ दिए गए हैं? जैसे बैंकिंग, डीलिंग, ट्रांसमिशन शुल्कों में पूर्ण छूट प्रतिपूर्ति दी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अपना अगला पॉइंट कि एंकर इकाइयों को एम्प्लॉयर बूस्टर, थ्रस्ट बूस्टर और एंकर बूस्टर को 20% प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। देखो, एम्प्लॉयर बूस्टर क्या है? 10 से 15%, थ्रस्ट बूस्टर 10% और एंकर बूस्टर 20% है। सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये एंकर इकाई क्या है। जैसे ही हमें पता होगा कि एंकर इकाई क्या है, तो इनको समझने में हमें आसान होगी। फिर यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि एंकर बूस्टर क्या है,
एम्प्लॉयर बूस्टर क्या है, थ्रस्ट बूस्टर क्या है। एंकर इकाई का मतलब है जैसे किसी इंडस्ट्रियल पार्क का डेवलप किया और सरकार ने वहाँ पे कोई बड़ी कंपनी आके एस्टेब्लिश हो गई सबसे पहले, ठीक है। जैसे ही बड़ी कंपनी को एस्टेब्लिश होगी तो उसके चारों ओर छोटी-छोटी कंपनियाँ और विकसित हो जाएँगी, ठीक है। किसी कंपनी को उसके पार्ट्स की ज़रूरत होगी तो किसी कंपनी को उसके लिए सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर प्रदान करने के लिए एम्प्लॉयर्स की आवश्यकता होगी। तो एक बड़ी कंपनी के आने के कारण उसके चारों ओर छोटी-छोटी कंपनियाँ और विकसित होंगी, उसको क्या कहेगी, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी आपकी, एंकर इकाई कहलाएगी, ठीक है। तो इस एंकर इकाई के जो एम्प्लॉयर हैं, उनको ये फिर एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। एम्प्लॉयर बूस्टर दिया जाएगा 10 से 15%, थ्रस्ट बूस्टर 10% और एंकर बूस्टर 20% प्रदान किया जाता है। तो हमें याद रखना है क्या है, एम्प्लॉयर बूस्टर है, थ्रस्ट बूस्टर है और तीसरा है आपका एंकर बूस्टर। तो एम्प्लॉयर 10 से 15% है और थ्रस्ट है 10 और एंकर बूस्टर है 20% प्रदान किया जाता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। भाई विद्युत शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट दी जाती है। याद रखना है विद्युत शुल्क में कितनी छूट दी जा रही है? विद्युत शुल्क में 100% छूट का प्रावधान किया गया है। चलिए, मंडी या बाजार शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति की जाती है। दूसरी बात है, मंडी शुल्क में क्या प्रावधान है? आपका 100% क्या है, प्रतिपूर्ति है। इन दोनों में अंतर है, प्रतिपूर्ति। प्रतिपूर्ति आप पहले पैसा भरिए, आपको रिवर्स मिल जाएगा, ठीक है? जबकि विद्युत शुल्क पहले से ही 100% छूट है, आपको भरना ही नहीं। दोनों बातों में याद रखना है। विद्युत शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट है, 7 वर्षों तक, ये समय भी याद रखना है भाई, 7 वर्षों तक 100% छूट है और मंडी शुल्क में 100% ये प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी और रूपांतरण शुल्क में 75% छूट और 25% प्रतिपूर्ति है, ठीक है? तीसरा याद रखिए, स्टाम्प ड्यूटी 75% आपकी छूट है और 25% प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो फिर अब आपके सामने दी हैं उपलब्धियाँ क्या हैं? तो ये तो क्या रहे, प्रमुख प्रावधान रहे। 3-4 प्रमुख बातें हैं कि एक तो सबसे पहले निवेश की बात की गई, कितना निवेश करना है? तो निवेश की राशि हमने देखा विनिर्माण के क्षेत्र में 50 करोड़ है, उसमें एमएसएमई सेक्टर बनाया जिसमें 25 करोड़ था, सेवा क्षेत्र में 25 करोड़, उसमें टूरिज्म वाला सेक्टर जोड़ा तो उसमें 10 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन था। फिर इस पे टैक्स में छूट देगी सरकार, टैक्स में कितना छूट देगी? 75% छूट थी, ठीक है? याद रखना है कितना 7 वर्षों तक राज्य कर की 75% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। फिर हम अगला इम्पोर्टेंट क्या है आपके, ये एंकर इकाइयों के है, एंकर इकाइयों में थ्रस्ट बूस्टर है, एंकर बूस्टर है और तीसरा है आपका क्या, एम्प्लॉयर बूस्टर, ये याद रखना है। फिर विद्युत शुल्क में कितना छूट है, 100% छूट है, मंडी शुल्क में कितना 100% क्या है, आपके प्रतिपूर्ति की जाएगी। फिर अगला क्या है, स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट और 25% प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। तो ये इसके प्रमुख प्रावधान रहे, ठीक है, प्रोत्साहन के रूप में। अब देखो 1.65 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश को स्वीकृति दी गई है। कुल 3,914 इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र इसके द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, तो ये इस योजना के स्कीम के पॉलिसी के महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अब इस पे आधारित क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कि भाई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत एमएसएमई इकाइयों के लिए विनिर्माण क्षेत्र में, देखो पहले तो क्या बात की गई, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स की बात की गई है, इसके तहत एमएसएमई की बात की गई है, ठीक है। एमएसएमई के इकाइयों के लिए विनिर्माण क्षेत्र में, वो एक ही बात है, क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की गई है कि उतनी न्यूनतम निवेश सीमा रखी गई। तो हमने विनिर्माण क्षेत्र में देखी कितनी थी, 50 करोड़ थी और इस विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई में कितनी थी, ये 25 करोड़ थी, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 25 करोड़ रुपए इसका आंसर हो सी ऑप्शन। देखो ऑप्शन पहला ही क्या दे रखा था, 25 लाख रुपए है, 25 करोड़ रुपए है, तो टिक करने से पहले भी हमें ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेना है। तो कितनी राशि का, 25 करोड़ रुपए की राशि का इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस बार। देखो पात्र इकाइयों को 7 वर्षों की अवधि तक राज्य कर की 75% तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो राज्य करों की बात थी, एसजीएसटी और राज्य कर, इसके अलावा जो भी हैं, उन पर 7 वर्षों तक कितना, 75% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। तो इस बात में भी हमें ध्यान रखना है कि भाई प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी या छूट प्रदान की जाएगी। तो हमने देखा राज्य करों में 7 वर्षों तक की अवधि तक राज्य कर का 75% तक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, सही बात है। पूंजी अनुदान अथवा टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन 10 वर्षों तक दिए जा सकते हैं, ये बात सही है। जो पूंजीगत अनुदान था, टर्नओवर प्रोत्साहन की बात की गई थी, वो उत्पादन से कितने वर्षों तक दिए जा रहे थे, 10 वर्षों तक दिए जा रहे थे। जिस दिन उत्पादन प्रारंभ होगा उसके अगले 10 वर्षों तक ये प्रदान किए जाएंगे। तो ये बात भी सही है कि भाई टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन है, 10 वर्षों तक दिए जाएंगे। यह प्रोत्साहन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने से पहले प्रदान किया जाएगा ना, ये तो गलत बात है, ठीक है।
यह जो प्रोत्साहन था वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने से पहले नहीं, उत्पादन प्रारंभ होने के बाद से 10 वर्षों तक दिया जाना था। ठीक है? तो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो अपना सही है। केवल कथन 1 और 2 सही है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, जैसे पहला स्टेटमेंट दिया 7 वर्षों तक की अवधि के लिए 75% प्रतिपूर्ति तक है राज्य करों की। इसमें दे देगा अगला ऑप्शन कि भाई विद्युत शुल्क में 100% छूट है, मंडी शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। तो इस तरह से क्वेश्चन को और लेंथी बनाया जा सकता है। ठीक है? चलिए, और क्वेश्चन क्या है और देखते हैं। जैसे कि देखो पूरा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि रिप्स योजना के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है कि न्यूनतम निवेश का प्रावधान क्या था? तो हमने देखा था कि भई विनिर्माण क्षेत्र में कितना था? विनिर्माण क्षेत्र में राशि थी आपकी 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान था। विनिर्माण में दूसरा देखा था क्या? एमएसएमई। तो एमएसएमई में कितना प्रावधान था? 25 करोड़ का प्रावधान था। फिर सेवा क्षेत्र की बात की थी, तो सेवा क्षेत्र में भी कितना था? 25 करोड़ की राशि का प्रावधान था। और सेवा क्षेत्र के बाद पर्यटन में भी कितना था? आपके न्यूनतम 10 करोड़ रुपए की बात की गई थी। तो ये चारों हमें याद रखने, ठीक है? तो विनिर्माण आप देख लीजिए 50 करोड़ है, एमएसएमई कितना है? एमएसएमई तो 25 करोड़ रुपए है, 25 करोड़ रुपए है। सेवा क्षेत्र पर 25 करोड़ रुपए है, पर्यटन 10 करोड़ रुपए है। देख लीजिए क्या ऑप्शन है। तो ए में 2, तो ए में 2 है, ठीक है। और टूरिज्म में कितना है? टूरिज्म पर्यटन में 4 है, डी में 4 है, तो डी में 4 कहीं इधर से, तो ये ऑप्शन गया और ये गया। डी में 4 हो गया, ये हो गया। बी में 1 बी में 1 और बी में 3। अच्छा, बी में 3 ये रहा और सी में 1 ये रहा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से राइट आंसर, ठीक है? चलिए, तो इस तरह से ये हुआ हमारा कौन-सी पॉलिसी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी कंप्लीट हो, ठीक है? अगली पॉलिसी देखते हैं राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में क्या प्रावधान किए गए हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण पॉलिसी है, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 है, ठीक है? तो राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025 की बात कर रहे हैं, देखेंगे इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार से प्रोत्साहन राशि इसमें प्रदान की जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये जो टर्म है लॉजिस्टिक्स, इस टर्म को समझना होगा कि इसका मतलब क्या है लॉजिस्टिक्स। तो चूँकि लॉजिस्टिक्स एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, एक योजनाबद्ध प्रोसेस है, मतलब ठीक है? योजनाबद्ध कैसे है? कई सारे प्रोसेस इसमें शामिल हैं। जैसे सबसे पहले तो इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि इसका अर्थ क्या है? तो लॉजिस्टिक्स का अर्थ है किसी वस्तु को, किसी सामान को उसके उत्पादन स्थल से, जहाँ पे इसका उत्पादन हो रहा है, वहाँ से उत्पादन से लेके और लास्ट उपभोक्ता तक, उत्पादन से लेके उपभोक्ता तक सुरक्षित पहुँचाना है उसको, सुरक्षित पहुँचाना है, ठीक है? समय पर पहुँचाना है, आसानी से पहुँचाना है, मतलब सही तरीके से पहुँचाना। ऐसा नहीं है कि भई वस्तु पहुँच तो गई, लेकिन उसके पास कैसी, जो मटेरियल था वो टूट-फूट हो गई, तोड़-फोड़ कर दी। समय पे, समय 2 दिन में पहुँचनी चाहिए थी, वहाँ 10 दिन में पहुँच रहा है, ठीक है? इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, सुरक्षित पहुँचनी चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ सारे प्रोसेस हैं जिसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। अब चूँकि जब किसी वस्तु का उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुँचाना है, तो वो वस्तु का हमें क्या करना पड़ेगा? भंडारण भी करना पड़ेगा। भंडारण के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन भी देखना पड़ेगा। ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन देखना पड़ेगा, भंडारण देखना पड़ेगा और इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोसेस इसमें सम्मिलित हैं और ये सारे प्रोसेस बहुत टाइमली होने चाहिए, प्रीसियस टाइम में होने चाहिए, ठीक है? तो इसका एक उद्देश्य हमारा जो क्लियर होता है। फिर इस प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए सरकार ने ये पॉलिसी जारी की। अगर ये सारे काम समयबद्ध हों, तो ये पॉलिसी लागू की गई। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर ये सारे काम टाइम पे होंगे, तो उत्पादन की जो लागत है, वो कम होगी। उत्पादन की लागत कम होगी, तो राज्य में क्या होगा? निवेश बढ़ेगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, फिर वो सारी चीज़ें आगे लागू हो जाती हैं। ठीक है? देखिए, क्या-क्या प्रावधान किया गया है। तो राज्य में इस लॉजिस्टिक्स नीति के तहत पहला प्रावधान है कि राज्य की लॉजिस्टिक्स आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। आधारभूत अवसंरचना मतलब ये सारी चीज़ें, भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन के जो स्रोत हैं, इनको हमें बेहतर बनाना है। लॉजिस्टिक्स लागत को कम करनी है, तो इस पूरे प्रोसेस की लागत है, उसको कम करना है। भाई भंडारण की लागत कम करनी है, ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम देखना है, भाई कौन-सा ट्रांसपोर्टेशन, सड़क परिवहन से, रेल परिवहन से या एयर से कनेक्टिविटी, उसकी परिवहन की जो लागत है, वो कम होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं, वो ऐसी जगह पे हों, जहाँ से कनेक्टिविटी बेहतर हो, ठीक है? तो ये क्या हो गया, लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करनी है, वृहद स्तर पर निजी निवेश को आकर्षित करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसका उद्देश्य है इस पॉलिसी का कि बड़े स्तर पर निजी निवेश को आकर्षित करना है, ठीक है?
फिर है लॉजिस्टिक्स अवसंरचना से जुड़े निवेशक और उद्यम इस नीति के अंतर्गत सक्षम एवं प्रोत्साहन आधारित ढांचे से लाभान्वित हो सकते हैं। मतलब इस पॉलिसी के तहत कुछ अगर किसी ने भंडारण के लिए बनाया, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया, तो उनको कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठीक है, ये इसका उद्देश्य रहा। तो पहला इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स था। तो लॉजिस्टिक्स से आधारित जो आधारभूत ढांचा है उसको निर्माण करना है, और उसकी लॉजिस्टिक्स की लागत है, इस आधारभूत ढांचे के कारण लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना है, निजी निवेश को प्राप्त आकर्षित करना है, और इससे जो क्या जो जुड़े निवेशक हैं और उद्यमी हैं उनके अंतर्गत सक्षम और प्रोत्साहन आधारित ढांचे से उनको लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रमुख प्रावधान क्या किए गए हैं, मतलब कौन सी आधारभूत संरचना है जिनका अपन को निर्माण करना है, जो हमने देखी थी उद्देश्य में कि प्रमुख आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना है। ठीक है, तो वो कौन-कौन से हैं? जैसे इसमें पहला है साइलो, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल और ड्राई पोर्ट जैसी लॉजिस्टिक्स अवसंरचना हेतु पूंजी अनुदान दिया है। अब चूंकि ये सारे एक कोल्ड स्टोरेज है, तो कि सब ये क्या है, किसके टाइप से, ये भंडारण करने के लिए कुछ पार्ट हैं। जैसे साइलो एक कैसा होता है, एक बेलनाकार आकार का बड़ा भंडारण करने के लिए होता है। इसी तरह से कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, एयर फ्रेट स्टेशन है, कार्गो टर्मिनल्स हैं, ड्राई पोर्ट जैसी लॉजिस्टिक अवसंरचना हेतु पूंजी अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रमुख प्रावधानों में पहला हमें ये पॉइंट याद रखना है कि भाई साइलो का निर्माण करो, चाहे कोल्ड स्टोरेज का, वेयर हाउस का, कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, एयर फ्रेट स्टेशन है, कार्गो टर्मिनल है, ड्राई पोर्ट, इनका इसके अंतर्गत निर्माण करना है। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि है इस पर जो अनुदान मिलेगा, इस हेतु क्या मिलेगा, पूंजी अनुदान दिया जाएगा। अब ठीक है, पूंजीगत अनुदान मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा? यह अनुदान पात्र स्थिर पूंजी निवेश का 25% होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हमें याद रखना है। जो मतलब स्थिर पूंजी निवेश, स्थिर पूंजी निवेश से क्या मतलब है कि भाई इन सब के निर्माण में या मतलब किसी इंडस्ट्री को लगाने में स्थिर पूंजी लगाई जाती है, फिक्स्ड कैपिटल लगाई जाती है। मतलब मशीनरी है या भवन निर्माण के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए जो पूंजी लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको स्थायी पूंजी निवेश कहा जाता है। तो उस स्थायी पूंजी निवेश का कितना होगी? वो 25% आपको अनुदान दिया जाएगा। ठीक है? और ये 25% अनुदान कितने 10 वर्षों की अवधि 10 वर्षों की अवधि में वार्षिक रूप से वितरित किया जाएगा। मतलब 25% दिया जाएगा, स्थिर पूंजी निवेश का 25%, और कब दिया जाएगा? 10 वर्षों की अवधि में ये अनुदान आपको वितरित किया जाएगा। जैसा कि अभी हमने रिप्स पॉलिसी में देखा था, तो उसमें क्या प्रावधान किया गया था कि उसमें भी यही प्रावधान था कि आपके उत्पादन से 10 वर्षों तक वो प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। तो सेम यहाँ पे है कि 25% अनुदान है जिसे 10 वर्षों की अवधि में वितरित किया जाएगा। और यह अनुदान लागू प्रावधानों के अनुसार 5 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की वार्षिक अधिकतम सीमा के अधीन होगा। ठीक है, आपको अधिकतम कितना मिल सकता है? 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक की वार्षिक अधिकतम सीमा इसमें निर्धारित की गई है। ठीक है, फिर देखिए 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% की दर से ब्याज अनुदान है। इसमें मतलब ब्याज अनुदान की भी बात की गई है। 7 वर्षों के लिए है, 7% ब्याज दर रहेगी, उस पर आपको ब्याज अनुदान भी मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। मतलब अगर बात करें टोटल अनुदान अधिकतम कितना मिल सकता है, तो अधिकतम अनुदान हमें 50 लाख रुपए तक मिल सकता है ब्याज अनुदान, जो कि कितना है, या फिर आपको 7% की दर से 7 वर्षों के लिए मिलेगा। ठीक है, ब्याज अनुदान जो अधिकतम प्रति वर्ष कितना हो सकता है, 50 लाख रुपए प्रति वर्ष हो सकता है। तो ये हमें अगला पॉइंट याद रखना। ठीक है, चलिए, फिर है अगला पॉइंट कौशल विकास और प्रशिक्षण सहायता। अगर कौशल विकास के लिए बात की गई है, प्रशिक्षण के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बात की गई है, प्रोत्साहन के लिए, कि भाई एक मुक्त प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए प्रति व्यक्ति, प्रति श्रमिक, प्रति माह प्रशिक्षण लागत का 50% दिया जाएगा। आप स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रति व्यक्ति, प्रति श्रमिक आपको 50% दिया जाएगा, जो कि अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम 4,000 रुपए तक इसमें प्रतिपूर्ति की जाएगी। ठीक है, कितना? कौशल प्रशिक्षण पर 4,000 रुपए की बात की गई है, वो भी है प्रतिपूर्ति। अगला देखो, स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% छूट और 25% प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया था। तो ये सेम वही है जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी में लागू किया गया था। तो स्टाम्प ड्यूटी या भूमि रूपांतरण में 75% छूट और 25% प्रतिपूर्ति की बात की गई है। अगला सेम वही है, रिप्स पॉलिसी से लिए गए ये प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ कुछ पॉलिसीज में क्लियर है कि जो वित्तीय प्रावधान है वो वही है जो आपके रिप्स पॉलिसी में निर्धारित किए गए हैं। जैसे 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में क्या है, 100% छूट सुनिश्चित की गई है। वहाँ क्या था, अपन ने देखा था रिप्स पॉलिसी में 7 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में 100% छूट थी, लेकिन मंडी शुल्क में 100% प्रतिपूर्ति की बात की थी। लेकिन यहाँ पे तो मंडी शुल्क में भी क्या कर दिया, 100% छूट का प्रावधान किया गया है। फिर आप देखिए अगला, प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहन है। इस योजना में अगर आप नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्या प्रावधान है?
कि भाई वाणिज्यिक वाहनों हेतु प्रति ट्रक 2000 रुपए तक ट्रैकिंग उपकरण। आप अगर वाहनों में आपके क्या लगाते हैं, ट्रैकिंग उपकरण का यूज करते हैं, तो ट्रैकिंग उपकरण का प्रति ट्रक कितनी राशि, 2000 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, या फिर उसकी लागत का 50%, अधिकतम तो 2000 रुपए मिलेंगे या उसकी लागत का 50% तक आपको मिलेगा। ये एक पॉइंट अपने को याद रखना है। फिर है राज्य में संचालित इकाइयों के लिए लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर। ये जो लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर अपनाते हैं नई टेक्नोलॉजी में, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर की लागत का 50%, इस सॉफ्टवेयर की लागत का भी 50% मिलेगा एक मुश्त, और प्रति इंस्टॉलेशन अधिकतम कितने रुपए, 2 लाख रुपए तक का प्रावधान है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी में हमने देखा ट्रैकिंग उपकरण का 50% अथवा मैक्सिमम कितना, 2000 रुपए प्रति ट्रक, और इसका जो लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, इसका भी अधिकतम लागत का 50% है, या फिर आपका प्रति इंस्टॉलेशन 2 लाख रुपए तक की बात की है। फिर है फायर डिटेक्शन सिस्टम। फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाते हैं तो इसका भी 20% मिलेगा, और अधिकतम कितना है, 10 लाख रुपए तक का प्रावधान इसमें किया गया है। फायर सेफ्टी सिस्टम अगर लगाते हैं तो इसका भी 20% या फिर 10 लाख रुपए अधिकतम। थोड़ा सा मैं, बहुत सारा डेटा है, याद रखना होगा चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो फिर हमें थोड़ी-सी दिक्कत होगी, ठीक है? तो फायर डिटेक्शन सिस्टम के लिए कितना है, 20%, 20% अधिकतम 10 लाख रुपए। ट्रैकिंग उपकरण का अधिकतम 50% या फिर 2000 रुपए प्रति ट्रक। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अगर अपनाते हैं लॉजिस्टिक्स का, तो वो भी 50% या फिर 2 लाख रुपए तक प्रति इंस्टॉलेशन की बात की गई है। फिर है ग्रीन डेवलपमेंट के लिए पर्यावरण सततता परियोजनाओं के लिए हरित प्रोत्साहन, ग्रीन इंसेंटिव्स की बात की गई है, जिससे परियोजना लागत का 50% है। इसमें भी अधिकतम कितने, 12.5 करोड़ रुपए तक का एक मुश्त प्रावधान आपको दिया जाएगा, एक मुश्त प्रतिपूर्ति इसकी की जाएगी ग्रीन डेवलपमेंट में। तो ये कुछ इससे संबंधित हमारे प्रावधान किए गए हैं। ये एज इट इज अपने को किस में दे रखा है, अपने इकोनॉमिक रिव्यू में इस तरह से दे रखा है, तो यहाँ से भी अपन चीज़ों को समझ सकते हैं, और इसका एक आंसर राइटिंग में इस प्रोसेस को भी अपन ध्यान में रख सकते हैं कि भाई राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 एक व्यापक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य की, देखो क्लियर था, लॉजिस्टिक्स आधारभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करना था, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करनी है, वृहद स्तर पर निजी निवेश को आकर्षित करना है। तो इस सारे को हमने कन्वर्ट करके किसमें, पॉइंट्स में ले लिया। देखो क्लियर है कि कौशल विकास के लिए कितना था, स्किल डेवलपमेंट के लिए 4000 रुपए की बात की गई थी, तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। राज्य करों पर कितना दिया जाएगा, ब्याज अनुदान की बात की गई थी, 7 वर्षों की अवधि तक 7% ब्याज मिलेगा, और जो कि अधिकतम कितना होगा, 50 लाख रुपए देखा। स्टाम्प ड्यूटी की बात की थी तो वो कितना था, 75% छूट, 25% प्रतिपूर्ति था। विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 100% 7 वर्षों तक क्या था, छूट का प्रावधान था, ये हमने देखा। टेक्नोलॉजी अपनाने पर ये 3 प्रावधान थे। एक तो ट्रैकिंग उपकरण था, तो ट्रैकिंग उपकरण में कितने रुपए मिल रहे थे, 2000 रुपए, या फिर अधिक लागत का 50% था। सॉफ्टवेयर अपनाने पर, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर अपनाने पर लागत का 50% या फिर अपने 2 लाख रुपए प्रति इंस्टॉलेशन था। फिर ठीक है, फायर डिटेक्शन सिस्टम पे कितना था, आपके 10 लाख रुपए तक, या जिसका 20% ये था। फिर था ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट 50% या फिर साढ़े 12 करोड़ रुपए अधिकतम इसमें प्रोत्साहन किया गया था। ठीक है, तो ये सारे हमें याद रखने हैं। इस तरह से हमने इसको अगेन इजी करने के लिए, जिससे समझ में आए कि क्या क्या हमने इस पॉलिसी में देखा है, इस सबको पॉइंट्स में देखने के लिए ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखा, लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य देखा, जिसमें पूंजी अनुदान सबसे पहले क्या था, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें साइलो, कोल्ड स्टोरेज है ना, वेयर हाउस है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, कार्गो टर्मिनल्स हैं, ड्राई पोर्ट आदि के निर्माण करना है, और इसमें स्थिर पूंजी निवेश का क्या मिलेगा, 25% तक अनुदान दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा, ये स्थिर पूंजी निवेश पर दिया जाएगा, ये बात इंपॉर्टेंट थी। फिर इसके अनुदान की दर दर कितनी थी, 25%। अवधि कितने तक, अवधि था, हमने देखा था भाई 10 वर्षों तक इसका वार्षिक रूप से वितरण किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा भी कितनी थी, 5 करोड़ से अधिकतम 50 करोड़ रुपए वार्षिक सीमा निर्धारित की गई थी। ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था। फिर ब्याज अनुदान देखा था, तो ब्याज अनुदान 7 वर्षों तक था, कितने परसेंट वार्षिक ब्याज दर से, 7% वार्षिक दर थी, 7%, अवधि 7 वर्ष, और अधिकतम सीमा भी कितनी, 50 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए कौशल विकास सहायता की बात की गई थी, प्रशिक्षण प्रोत्साहन था, प्रति श्रमिक लागत का 50%, जो अधिकतम कितना था, 4000 रुपए निर्धारित किया गया था, जिसकी सीमा 4000 रुपए प्रति माह प्रति श्रमिक थी। स्टाम्प व भूमि लाभ की बात की गई थी, स्टाम्प ड्यूटी में 75% छूट और 25% प्रतिपूर्ति का प्रावधान था। भूमि रूपांतरण शुल्क में, विद्युत शुल्क में 100% छूट 7 वर्ष, मंडी शुल्क में भी 100% छूट 7 वर्ष तक का ये प्रावधान किया गया था। ठीक है, प्रोत्साहन प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन के लिए, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी को
अपनाते हैं तो उसके लिए ट्रैकिंग उपकरण के लिए क्या था 50% या 2000 रुपए प्रति ट्रक की लागत का, लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर का 50% या 2 लाख तक का प्रावधान था इसमें, और फायर डिटेक्शन सिस्टम का 20% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक इसमें प्रावधान था। फिर हमने देखा ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में भी देखा था, तो ग्रीन डेवलपमेंट में क्या था 12.5 करोड़ रुपए या 50% तक का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे इनसे आधारित क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025 के तहत राज्य में संचालित इकाइयों के लिए लॉजिस्टिक्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर हेतु प्रति इंस्टॉलेशन कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। तो नई टेक्नोलॉजी के जो पॉइंट्स देखे थे हमने, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट ये पुट अप किया गया है। तो ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, हाँ, प्रति इंस्टॉलेशन की बात की गई है। तो हमने देखा था जो सॉफ्टवेयर अपनाते हैं, अगर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो उसका लागत का 50% या फिर 50% अधिकतम कितना था, ये 2 लाख रुपए तक का इसमें प्रावधान किया गया था। प्रति इंस्टॉलेशन 2 लाख की बात की गई, तो ये हमें याद रखना भी, यहाँ से क्लियर, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। इसी तरह से फिर देखते हैं राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं। इस नीति के तहत पात्र स्थिर पूंजी निवेश का 25% पूंजी अनुदान देय है। तो ये तो सही बात है, पहला ही पॉइंट हमने देखा था कि साइलो है, एयर फ्रेट स्टेशन है, कोल्ड स्टोरेज का अपन निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लिए जो अनुदान मिलेगा वो स्थिर पूंजी पर मिलेगा, और स्थिर पूंजी पर कितना मिलेगा, 25% अनुदान मिलेगा, और उसे 25% को 10 वर्षों तक की अवधि में वितरित किया जाएगा। तो ये बात तो पहला स्टेटमेंट अपना सही। दूसरी बात, हमने कौशल विकास के प्रति श्रमिक प्रशिक्षण लागत का 50% अधिकतम 4000 रुपए प्रति पूर्ति का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है। स्किल डेवलपमेंट में हमने यही देखा था कि प्रति श्रमिक के लिए 4000 रुपए तक का इसमें प्रावधान किया गया है। और या तो 50% और अधिकतम कितना हो सकता है, वो 4000 रुपए प्रति पूर्ति का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। अगला देखा था पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए ग्रीन इंसेंटिव की बात की गई थी, जो कि कितना था 50% या अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए था। इस योजना के तहत लागत का 75% तक एक मुफ्त प्रतिपूर्ति, तो ये गलत है भाई, 75% नहीं था, ये आपका था कितना 50% या अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया था। तीसरा स्टेटमेंट ये हमारा गलत हो गया। आपको पता है वाणिज्यिक वाहनों के लिए ट्रैकिंग उपकरण की लागत का 50% प्रति ट्रक 2000 रुपए तक प्रतिपूर्ति दी जाएगी, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, विचारों पर बताएं कितने कथन सही हैं। तो हमें देखा 3 कथन सही, 3 कथन सही हैं, तो केवल सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतर क्वेश्चन है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। 2 पॉलिसी हमने देखी, राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। दोनों ही बेहतर पॉलिसी हैं, दोनों ही क्वेश्चन, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ समाप्त। धन्यवाद।